मेरे दादा कहा करते थे कि पहाड़ पर एक पुरानी खाल वाला बंदर रहता है। वो हर 10 साल में एक बार पहाड़ से नीचे उतरता है। वो कच्चा मांस खाता है और इंसानों की खाल बदल लेता है। मुझे कभी इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन मैं पहाड़ पर लकड़ियां बीनने गया उसी दिन सब बदल गया। धुंध के बीच अचानक मुझे एक इंसानी परछाई दिखाई दी। वो मेरी तरफ हाथ हिला रही थी। घर लौटकर मैंने ये बात अपनी दादी को बताई। किसे पता था कि मेरी बात सुनते ही दादी रसोई से छुरी उठाकर सीधे आंगन में दौड़ पड़ेंगी। दादा वहीं कसरत कर रहे थे। दादी ने बिना एक शब्द बोले उनके बाल पकड़कर उन्हें लकड़ी के तख्ते पर दबा दिया। तेज धार वाली छुरी उनके गर्दन के पीछे बस एक बाल भर दूर थी। बूढ़े, वो नीचे आने वाला है। दादी की आवाज रोने से कांप रही थी। उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। दादा जैसे ही होश में आए घबराकर बोले, नामुमकिन, अभी तो समय नहीं हुआ। मुन्ना, उसने देख लिया क्या? दादी का हाथ छुरी पकड़ते हुए कांप रहा था। दादा ने मुझे घूरते हुए बेचैनी से पूछा, बेटा क्या तुम सच में उससे टकरा गए? ये सब देखकर मेरे पैर पहले ही डर से सुन्न हो चुके थे। मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी। हाँ, वो विक्रम चाचा थे। वो कह रहे थे कि वो नीचे आएंगे मांस खाने। पहाड़ पर मैंने हिम्मत करके 2 कदम आगे बढ़ाए थे। तब मैंने धुंध में साफ पहचाना। वो तो गांव के चौधरी साहब का बेटा था, विक्रम, जो 2 साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। उसके बदन पर पूरे कपड़े नहीं थे। उसके बाल सूखे घास की तरह बिखरे और विरले हो चुके थे। उसका मुंह कान तक अजीब तरीके से फटा हुआ था। उसकी सूखी भुजाएं हवा में हिल रही थी, जैसे मुझे अपने पास बुला रही हूँ। मैं इतना डर गया कि जान बचाकर भाग आया। कुछ देर तक घर में सन्नाटा छाया रहा। फिर दादा रामदास ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों की चमक बुझ चुकी थी। बुढ़िया, कर दे जो करना है। दादी फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने आंसुओं से भरी आंखों से मुझे देखा। बेटा आंखें बंद कर लो। मैंने तुरंत आज्ञा मानी, लेकिन मेरे दिल में सवाल था, सब इतने डरे हुए क्यों हैं? अगर विक्रम चाचा लौट आए हैं तो खुश होना चाहिए ना। तभी बाहर से आवाज आई, अरे रामदास, मैंने तुम्हारे लड़के को पहाड़ से भागते देखा, क्या हुआ? ये चौधरी साहब की आवाज थी। अचानक उनकी आवाज ऊंची हो गई। पागल मत बनो चौधरी साहब, मुन्ना ने विक्रम को देखा है। ये सुनते ही दादी जैसे सारी ताकत खो बैठी। वो जमीन पर बैठ गई। उनकी आंखों में जान नहीं बची थी। चौधरी साहब हक्का बक्का रह गए। क्या ये कैसे हो सकता है? सिर्फ 2 साल हुए हैं। विक्रम ने कहा वो नीचे आएगा मांस खाने। ये शब्द मानो हथौड़े की तरह चौधरी साहब की छाती पर गिरे। वो लड़खड़ा गए। उन्होंने मेरे कंधे पकड़ लिए। मुन्ना, तुमने सच में विक्रम को देखा? मैं दर्द से सिर हिलाया। हाँ, मैंने गलती नहीं की। उन्होंने फिर पूछा, उसके यहाँ ये जन्म का निशान था? मैंने अपने बाएं गाल मुंह के पास इशारा किया। हाँ, वहाँ था। चौधरी साहब जैसे अंदर से टूट गए। उन्होंने पहाड़ की तरफ देखा और बुदबुदाए, हे भगवान, वो चीज सच में फिर से नीचे आने वाली है। फिर उन्होंने दादी से कहा, अब जब रामदास नहीं रहे, तुम जो करना है कर दो। अगर उस जानवर को भगा सको तो अच्छा, नहीं तो हम यूं ही उसके हाथों परेशान होते नहीं रह सकते। दादी ने चुपचाप सिर हिला दिया। चौधरी साहब मेरा हाथ पकड़कर बोले, आज रात इसे मेरे घर ले चलता हूँ। घर से निकलते वक्त मैंने पीछे मुड़कर देखा। दादी पश्चिम वाले कमरे से वो बड़ा आटे का टब बाहर ला रही थी, जिसमें वो आटा गूंथती थी। उस रात चौधरी साहब बिल्कुल नहीं सोए। वो खिड़की के पास खड़े रहे। आंगन के लाल रंग के बड़े दरवाजे को घूरते हुए पूरी रात बीड़ी पीते रहे। उनकी पत्नी गंगा काकी रजाई में मुझे सीने से लगाए हुए थी। मैंने धीरे से पूछा, गंगा काकी, मेरी दादी ने दादा को क्यों मार दिया? अगर विक्रम चाचा लौट आए हैं तो सब खुश क्यों नहीं? उन्होंने मुश्किल से एक मुस्कान बनाई। आवाज भर्रा गई थी, सो जाओ मुन्ना, कल सब खत्म हो जाएगा। अगली सुबह मुर्गे की बांग से पहले ही चौधरी साहब घर से निकल गए। मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे गया। वो हमारे घर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के पास वाले पुराने पेड़ पर टंगी साफ की हुई खाल देखी, वो पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगे। उस चमकती खाली खाल को देखते ही मेरा शरीर कांप गया। पीठ पर ठंडा पसीना छींटियों की तरह रेंगने लगा। वो मेरे दादा रामदास की खाल थी। दरवाजे के दूसरी तरफ वही बड़ा आटे का टब रखा था जो दादी कल पश्चिम कमरे से लाई थी। चौधरी साहब की चीख सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सबने जब वो खाल देखी, हर कोई दहशत में पड़ गया। चौधरी साहब, क्या वो नीचे आ गया? किसी ने हकलाते हुए कहा। नहीं, अभी तो समय भी नहीं हुआ। दूसरे ने डरते हुए जोड़ा, रुको जरा ये देखो, आटे के मटके में रखा मांस सब गायब है। एक और आदमी बोला। दरवाजे के पास वही बड़ा आटे का टब रखा था जो दादी कल पश्चिम वाले कमरे से लाई थी। उस चमकती चिकनी खाल को देखते ही मेरा शरीर कांप उठा। ठंडा पसीना छींटियों की तरह मेरी पीठ पर रेंगने लगा। वो मेरे दादा रामदास की खाल थी। दादी, मेरी आवाज भर्रा गई। आंसू बेकाबू होकर निकल पड़े। गाय पालने वाले राम खिलावन ने मुझे कसकर पकड़ लिया। मत देख मुन्ना, मत देख, अब मामला बिगड़ गया है। मेरे दूसरे दादाजी ने गहरी सांस ली। मांस खाया है लेकिन खाल नहीं ले गया। अब उसे भगाना आसान नहीं होगा। चौधरी साहब ने दांत भींच लिए। अगर उसे भगाना मुश्किल है तो इस बार हम उसे यहीं खत्म करेंगे। क्या हमारा पूरा गांव मिलकर भी एक दरिंदे से नहीं निपट सकता? भीड़ सन्न रह गई। किसी ने धीमे से याद दिलाया, वो इंसानी खाल पहनता है, कच्चा मांस खाता है। चौधरी साहब ने घूर कर देखा। तो क्या हुआ? इस बार उसकी खाल उतारेंगे और उसका मांस खाएंगे। सब चुप हो गए। चौधरी साहब इलाके के मशहूर शिकारी थे। एक बार वो भोंदू काका के साथ काले भालू के शिकार पर भी गए थे। हालांकि शिकार सफल नहीं हुआ, लेकिन दोनों का गांव में बड़ा रुतबा था। कुछ देर सन्नाटा रहा। मेरे दूसरे दादाजी बोले, उस दरिंदे ने सालों से हमें डरा कर रखा है। हम जितना पीछे हटेंगे वो उतना बढ़ेगा। अभी तो 2 साल ही हुए, फिर भी नीचे आ गया। भीड़ में से एक दुबला पतला लंगड़ाता बूढ़ा आगे निकला। उसकी आंखें बाज जैसी तेज थीं। वो धीरे धीरे कुएं के पास गया। दादी की खाल को देखा और पास पड़ी हड्डियों को भी, जिनमें खून की एक बूंद तक नहीं बची थी। वो आंखें सिकोड़ कर बोला, लगता है पुराना खाल बंदर लक्ष्मण के घर की खाल से संतुष्ट नहीं हुआ। पुराना खाल बंदर, ये शब्द सुनते ही मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। दादा रामदास कहा करते थे, पहाड़ पर एक पुराना खाल बंदर रहता है। हर 10 साल में एक बार नीचे उतरता है, कच्चा मांस खाता है और इंसान की खाल बदल लेता है। मैंने तब सोचा था वो सिर्फ कहानी है। क्या वो सच था? भोंदू काका
हल्की मुस्कान के साथ बोले, विक्रम की जवान खाल पहनने के बाद हम बूढ़ों की झुर्रीदार खाल उसे क्यों भाएगी? अब उसे एक नई कोमल खाल चाहिए। उसकी नजर धीरे से मेरी ओर उठी। चौधरी साहब गरजे, चुप रहो भोंदू, डरपोक हो तो घर जाओ। भोंदू काका ने अपनी टूटी हुई टांग पर जोर से हाथ मारा। मैं डरपोक? अगर डरता तो ये टांग सलामत होती। फिर वो झुककर हड्डियों के ढेर को हटाने लगा। अंदर से उसने एक चांदी का कड़ा निकाला। वो दादी का शादी का कड़ा था, दशकों से उनकी कलाई में था। भोंदू काका लंगड़ाते हुए मेरे पास आए, आस्तीन से खून के दाग साफ किए। फिर वो कड़ा मेरी हथेली पर रख दिया। मुन्ना, संभाल कर रखना, याद के लिए। इसके बाद वो बिना पीछे देखे बाहर निकल गए। भीड़ चीरते हुए चिल्लाए, जो मर्द है हथियार लेकर मेरे घर आए, भेड़ काट कर इंतजार करूंगा। चौधरी साहब मुझे अपने घर ले गए। अलमारी से तेल लगे कागज में लिपटी शिकार की बंदूक निकाली और कारतूस का छोटा डिब्बा भी। उन्होंने गंगा काकी से कहा, बाहर मत निकलना, मैं देर से लौटूंगा। गंगा काकी चिंतित थी, इतना खतरा मत मोल लो, शायद सह ले। चौधरी साहब ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखें भारी थी। इस बार वो सिर्फ मांस खा रहा है, खाल नहीं ले रहा। शायद सच में भोंदू सही कह रहा है, वो हमारी नस्ल खत्म करने आया है। उन्होंने अलमारी से एक छोटा मिट्टी का मटका निकाला, उसमें सफेद चूने जैसा पाउडर भरा था। दरवाजे की दहलीज पर सावधानी से वो पाउडर बिखेरा। जब तक मैं न लौटूं बाहर मत निकलना। फिर वो चले गए। मैंने धीरे से पूछा, गंगा काकी वो आखिर है क्या? हमारे गांव को क्यों सताता है? उन्होंने लंबी सांस ली, कुछ नहीं बोली। वो लोरी गाने लगी। तभी ठक 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 खिड़की पर अचानक दस्तक हुई, बहुत तेज, बहुत अजीब। माँ, मैं हूँ विक्रम। गंगा काकी का शरीर सख्त हो गया। मेरे दिल पर जैसे किसी ने मुट्ठी कस ली। अंधेरे में उनकी आंखें फैल गई, गला सूख गया। माँ, दरवाजा खोलो। बादल हटे, चांदनी खिड़की पर पड़ी। धुंधले कांच पर एक चेहरा चिपका हुआ था। उसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी। गंगा काकी ने मेरी पीठ थपथपाना बंद कर दिया। उनकी गर्दन धीरे धीरे खिड़की की तरफ मुड़ी और वो जड़ हो गई। उसी समय बादलों में छिपा चांद अचानक निकल आया। फीकी चांदनी खिड़की पर आ गिरी और शीशे पर एक धुंधला सा चेहरा साफ उभर आया। मैं देख रहा हूँ, तुम अंदर ही हो। वह आदमी लगभग अपना चेहरा खिड़की से चिपकाए हुए था। खिड़की धुंधले कांच की थी, उसके नैन नक्श साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था। उसकी आंखें अंदर बाहर गोल गोल घूम रही थी। गंगा काकी ने तुरंत इशारे से मुझे चुप रहने को कहा। मैंने देखा उनके माथे पर पसीने की बारीक बूंदें उभर आई थी। माँ, दरवाजा क्यों नहीं खोलती? माँ, मुझे आपकी याद आ रही है। गंगा काकी ने मुझे कस कर सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। करीब 5 मिनट बाद खिड़की पर दस्तक रुक गई। शीशे पर उभरा चेहरा भी धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन अचानक बाहर से रोने की आवाज आने लगी। वो विक्रम काका की आवाज थी। वो गया नहीं था, बल्कि बाहर बैठकर रो रहा था। गंगा काकी का शरीर कांप उठा, उनकी सांसें तेज हो गईं। विक्रम, मेरे बेटे। उन्होंने मुझे बिस्तर पर लिटाया और खुद चारपाई से नीचे उतर गई। मैंने धीरे से पुकारा, गंगा काकी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा तू सो जा, मैं बस एक नजर देख आऊं विक्रम को, बस एक नजर। दरवाजे की कुंडी खुली। दरवाजा थोड़ा सा खुला ही था कि बाहर से रोने की आवाज और साफ सुनाई देने लगी। गंगा काकी ने सिर बाहर निकाला, फिर एक पैर बाहर रखा। तभी बाहर से एक अजीब सी हंसी गूंजी। ही माँ, तुम बाहर आ गई। अरे विक्रम। गंगा काकी की आवाज कांप गई। अगले ही पल कुछ भारी चीज ने उन्हें जोर से खींच लिया। उनकी चीख गूंज उठी, फिर मांस के फटने चिरने की डरावनी आवाज। मैं बिस्तर के कोने में सिमट गया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, आंखें दरवाजे पर जमी थी। ठंडी हवा के साथ खून की कच्ची गंध कमरे में भर गई। कुछ ही पलों बाद सब शांत हो गया। आंगन में भयानक सन्नाटा छा गया। दरवाजे के बाहर एक तिरछी परछाई पड़ी हुई थी। मैं उसकी छाया देख सकता था, लेकिन वह अंदर झांके बिना मुझे नहीं देख सकता था। मैंने अपने मुंह पर हाथ कसकर रख लिया, सांस तक रोक ली। तभी आवाज आई, बेटा सो गया क्या? वो गंगा काकी की आवाज थी। मैं हिल गया। बेटा सो गया क्या? मैंने कांपते हुए पूछा। गंगा काकी, विक्रम काका चले गए क्या? दरवाजे के बाहर से एक धीमी काली हंसी सुनाई दी। हाँ चले गए। बाहर आ जा, तुझे एक अच्छी चीज दिखाती हूँ। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी बिस्तर से उतर आया। अच्छी चीज क्या? मैंने चप्पल पहनी और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जल्दी आ, वो फिर बोली। जैसे ही मैं उस परछाई के पास पहुंचने वाला था, तभी आंगन के लाल रंग के मुख्य दरवाजे के खुलने की आवाज आई। चौधरी साहब लौट आए थे। परछाई हिली। ओए! चौधरी साहब की गरजती आवाज गूंजी। धाएं! गोली की आवाज ने रात का सन्नाटा चीर दिया। परछाई गायब। उसी वक्त छत पर तेज दौड़ते कदमों की आवाज आई। कोई छत पर चढ़ गया था। मैं अचानक समझ गया, वो गंगा काकी नहीं थी, वो विक्रम काका भी नहीं थे, वो वही था, वो बूढ़ा चमड़ा बंदर। धाएं! दूसरी गोली चली। छत की मुंडेर से काली आकृति कूदी और अंधेरे में गायब हो गई। चौधरी साहब दहाड़े, हरामजादे, आज नहीं छोड़ेगा तुझे। आंगन में गंगा काकी की लाश पड़ी थी। इस बार उसकी खाल नहीं उतारी गई थी, लेकिन उसका सिर बेरहमी से फाड़ दिया गया था। अंदर का सारा दिमाग गायब था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो किसी की भी आवाज की हूबहू नकल कर सकता था। अगर चौधरी साहब 5 मिनट देर से लौटते तो शायद मैं भी ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चौधरी साहब ने एक चटाई लाकर गंगा काकी के शव को ढक दिया। वो फिर आएगा, उन्होंने दांत भींचते हुए कहा। आज यही इंतजार करेंगे उसका। रघुनाथ, जिसे सब टेढ़ी नाक वाला रघु कहते थे, भी अपनी बंदूक लेकर खड़ा था। बंदूक चमक रही थी। दूसरे दादाजी बोले, आज रात औरतें और बच्चे तहखाने में रहेंगे। गांव के सारे मर्द पिलर वाले घर में जमा होंगे। आज फैसला होगा। फिर उन्होंने मेरी तरफ मुड़कर कहा, तू मेरे साथ रहेगा। सुबह रामू काका तुझे मोटरसाइकिल से कस्बे ले जाएंगे, तेरे माँ बाप के पास। मेरे माता पिता कस्बे में किराने की दुकान चलाते थे। दुकान की वजह से कम ही गाँव आ पाते थे। मैंने सिर हिलाया, पर मन में सवाल था, मुझे औरतों के साथ तहखाने में क्यों नहीं भेजा जा रहा? दूसरे दादाजी ने आकाश की ओर मुट्ठी भर कागजी पैसे उछाले और बोले, भाभी सारी जिंदगी मेहनत की, अब आराम करो, परलोक में हमारे पुरखे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चौधरी साहब ने चुपके से आंसू पोंछे। तभी मेरी नजर पश्चिमी दीवार की छाया में बैठे एक अजनबी पर पड़ी। उसकी त्वचा राख जैसी सफेद थी, बाल विरले, आंखें तिकोनी, पीली चेकदार कमीज पहने था जिस पर मछली की गंध आ रही थी। होंठ तिरछे थे, कान तक खींचे हुए, पीले सड़े दांत झांक रहे थे। मैंने उसे पहले कभी गाँव में नहीं देखा था। बाकी लोग शोक में डूबे थे, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। धुंधले आसमान के नीचे सफेद
सफेद कागजी नोट हवा में उड़ रहे थे। वो अजनबी मेरी तरफ देखकर हल्के से हाथ हिलाने लगा। मेरे अंदर सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत नजर फेर ली। उधर रघुनाथ ने सच में अपने घर की भेड़ काट दी थी। 2 बड़े भगोनों में मांस पक रहा था। सब चौधरी साहब के घर लाया गया। दूसरे दादाजी कुछ देसी हिम्मत के घोल की बोतलें भी ले आए। गांव के सारे मर्द एक एक करके इकट्ठा हो रहे थे। सबकी आंखों में डर भी था और गुस्सा भी। आज रात फैसला होना था, या तो वो बूढ़ा चमड़ा बंदर मरेगा या गांव का कोई और। हर आदमी के हाथ में एक एक कटोरा थमा दिया गया। दूसरे दादाजी बोले, ये है हिम्मत का घोल, इसे पी लिया तो कोई भी डरपोक नहीं रहेगा। उन्होंने सबसे पहले कटोरा उठाया और एक ही सांस में खाली कर दिया। आज खत्म कर देंगे उस जानवर को। बाकी मर्दों ने भी कटोरे उठा लिए। उस घोल की तेज गंध, भेड़ के मांस की खुशबू और पसीने की मिली जुली महक से कमरा भर गया। मैंने कमरे में भरे इतने सारे मर्दों को देखा, दिल को थोड़ी तसल्ली हुई। मैं भी बड़े चाव से मटन खाने लगा। सच में बहुत नरम पका था, बहुत स्वादिष्ट। दरवाजे के पास दीवार से टिकाकर दर्जनों औजार रखे थे। दरांती, कुदाल, फावड़ा, बेलचा। रघुनाथ और चौधरी साहब की दोनों बंदूकें भी पास में खड़ी थी। मैंने सोचा, अब चाहे वो बूढ़ा चमड़ा बंदर कितना भी चालाक हो, इतने लोगों के सामने क्या कर लेगा। इसी बीच अचानक आंगन के बाहर से आवाज आई। थक थक थक। दरवाजे पर दस्तक। सावधान। चौधरी साहब झटके से खड़े हुए, बंदूक उठा ली। सबके चेहरे तने हुए। बाहर से आवाज आई, काका मैं रामू हूँ, मोटरसाइकिल ले आया। चौधरी साहब ने दरवाजे की ओर बंदूक तानी। इतनी देर क्यों लगा दी। बाहर कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर आवाज आई, मेरे ममेरे भाई की गाय खो गई थी, उसे ढूंढने में देर हो गई। रघुनाथ ने धीरे से दांत भींचे। सावधान रहना, वो जानवर आवाज की नकल कर सकता है। रामू का ममेरा भाई पास के गांव में रहता है, आधे घंटे का रास्ता है। इतनी देर कैसे लग गई। दूसरे दादाजी बोले, हो सकता है उसने रास्ते में ही रामू को मार दिया हो और हमें बाहर बुलाने के लिए आवाज लगा रहा हो। अजीब बात थी। दूसरे दादाजी डरे हुए नहीं थे, बल्कि जैसे उत्साहित हो। रघुनाथ मेरे साथ आ, चौधरी साहब बोले। दोनों बंदूकें ताने बाहर निकले। जैसे ही वो बाहर गए, दूसरे दादाजी ने अचानक मुझे कसकर पकड़ लिया, इतनी जोर से कि मेरी सांस अटक गई। दादाजी छोड़ो। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर उनकी पकड़ पत्थर जैसी थी। उनके कपड़ों से हल्की सी कच्चे खून जैसी गंध आ रही थी। उन्होंने कमरे में मौजूद सभी मर्दों को देखा, फिर मेरे कान के पास झुककर धीमे से बोले, वो अंदर आ चुका है। मेरी आंखें फैल गईं। कौन। उन्होंने आंखों से इशारा किया। लकड़ी की अलमारी के पास खड़ा था श्यामलाल। वो कुदाल पकड़े खड़ा था। जैसे ही उसने महसूस किया कि हम उसे देख रहे हैं, उसने गर्दन मोड़ी। हमारी नजरें मिली। उसकी उंगलियां अनजाने में कुदाल की मूठ कसने लगी। गले की हड्डी ऊपर नीचे हुई। दादाजी फुसफुसाए, वो सिर्फ कच्चा मांस खाता है, पके मांस को छूता भी नहीं। भगोने का मटन उसने एक कौर भी नहीं खाया। मेरे पैरों में जान नहीं रही। अब क्या करें। दादाजी बोले, मैं लैंप गिराऊंगा, अंधेरा होगा और हम भागेंगे। उसी समय बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो। सच में मैं ही हूँ। दरवाजा खोला। सामने सच में रामू खड़ा था, पीछे लाल रंग की मोटरसाइकिल। हरिनाथ दादा अंदर है क्या, उसने पूछा। चौधरी साहब ने बंदूक नीचे नहीं की। रघुनाथ ने भी बंदूक उसके माथे पर तान रखी थी, उंगली ट्रिगर पर। कुछ देर फुसफुसाहट हुई। बेटा, चौधरी साहब ने आवाज दी, एक मोमबत्ती जलाकर बाहर ला। मैं जाने को हुआ, पर दादाजी ने हाथ नहीं छोड़ा। श्यामलाल की नजरें अब भी मुझ पर थीं। अचानक दादाजी का चेहरा हरा पड़ गया। उन्होंने झुककर उल्टी कर दी। उसी पल श्यामलाल ने पागलों की तरह कुदाल उठाई और हमारी तरफ झपटा। दादाजी ने दरांती फेंकी। धड़ाम। केरोसिन का लैंप गिरा। लौ बुझ गई। पूरा कमरा गाढ़े अंधेरे में डूब गया। भागो। दादाजी चिल्लाए। अंधेरे में श्यामलाल चीखा, पकड़ो हरिनाथ को, वही है वो जानवर। हवा चीरता वार मेरे चेहरे के पास से निकला। चटाक। दादाजी की चीख। उनकी पकड़ ढीली पड़ी। किसी ने मुझे पीछे से उठा लिया और दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया। भाग। चौधरी साहब गरजे। अंदर चीखें, लोहे की टकराहट। भागते साए। रघुनाथ ने ट्रिगर दबाया। धाएं। एक साया दरवाजे की तरफ भागा। गोली लगते ही गिर पड़ा। वो हरिनाथ दादा थे, लेकिन वो अभी जिंदा थे। उन्होंने फिर बाहर कदम रखा। सीना खून से भीगा हुआ। पीछे से श्यामलाल उन पर झपटा और कुदाल की मूठ उनके गले में कस दी। धाएं। चौधरी साहब ने फिर गोली चलाई। खड़े क्या हो, निकलो यहाँ से। रामू ने मुझे कंधे पर लादा। मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई। हम रात के अंधेरे में निकल पड़े। पीछे से गोलियों की आवाज और किसी जानवर की दहाड़। रात अब भी खत्म नहीं हुई थी और वो बूढ़ा चमड़ा बंदर शायद अभी भी जिंदा